जय हिंद दोस्तों। एसकेएस लर्निंग प्लेटफॉर्म एसएलपी में आपका एक बार फिर से स्वागत है। सबसे पहले आप सबको इंडिपेंडेंस डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज हमारा जो है 78वां इंडिपेंडेंस डे मनाया गया और मनाया जा रहा है, तो इस उपलक्ष्य में आप सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो आज हम जो सीसीए रूल में बात करने वाले हैं वो है रूल 15 की एक्शन ऑन इंक्वायरी रिपोर्ट। तो रूल 14 तक हमने देखा था, यानी रूल 14 में हमने देखा था, जो हमने यहाँ पे सब रूल 24 तक बात की थी, उसमें हमने देखा था कि किस तरीके से इंक्वायरी की जाएगी और इंक्वायरी रिपोर्ट जब आ जाएगी। तो लास्ट तक हमने ये देख लेते हैं, यानी कि इंक्वायरी रिपोर्ट आ गई है। तो अब क्या है, इंक्वायरी रिपोर्ट पे क्या एक्शन लेना है उसके बारे में अब ये बात चल रही है। तो यानी आपका अगर पेनल्टी की बात करें, मेजर पेनल्टी जब लगाई जाएगी, तो रूल 14 के अंदर पूरा प्रोसीडिंग बता रखा है कि इंक्वायरी कैसे होगी, और रूल 15 के अंदर फिर उस इंक्वायरी रिपोर्ट पे क्या एक्शन लिया जाएगा, आगे क्या करना है उसके बारे में बताया गया है। तो सब रूल 1 कहता है कि द डिसिप्लिनरी अथॉरिटी, इफ इट इज नॉट इटसेल्फ द इंक्वायरिंग अथॉरिटी, may for the reason to be recorded by it in writing remit the case to the inquiring authority for further inquiry and report, and the inquiring authority shall thereupon proceed to hold the further inquiry according to the provisions of rule 14 as far as may be। तो ये जो सब रूल 1 है, इसके अंदर बेसिकली फर्दर इंक्वायरी के लिए क्या करना है उसके बारे में बताया, यानी फर्दर इंक्वायरी कर सकते हैं नहीं कर सकते उसके बारे में यहाँ पे बताया। तो अगर डिसिप्लिनरी अथॉरिटी को ऐसा लगता है कि जो इंक्वायरी अथॉरिटी ने की है वो सफिशिएंट नहीं है, उसके अंदर कहीं ना कहीं कुछ कमी रह गई है, तो उस कमी को पूरा करने के लिए क्या करें, फर्दर इंक्वायरी की जा सकती है। तो कमी अगर रह गई तो ऐसा नहीं कि पूरी की पूरी इंक्वायरी दोबारा हो सकती है, फर्दर इंक्वायरी के आड़ में पूरी इंक्वायरी जो है वो दोबारा से नहीं हो सकती। तो आपका ये जो रूल 15 का सब रूल 1 है, ये कहता है कि अगर डिसिप्लिनरी अथॉरिटी को ऐसा लगता है तो उसका रीजन उन्हें लिखना पड़ेगा राइटिंग के अंदर। तो फॉर रीजन टू बी रिकॉर्डेड इन राइटिंग, यानी जब राइटिंग में उसका रीजन लिखेंगे उसके बाद वो केस को रेमिट कर सकते हैं, यानी वापस भेज सकते हैं इंक्वायरिंग अथॉरिटी के पास कि वो फर्दर इंक्वायरी करे और फिर वो रिपोर्ट दोबारा से दे। और उस केस में इंक्वायरिंग अथॉरिटी का ये काम होगा कि वो दोबारा से मतलब यानी फर्दर इंक्वायरी करें। दोबारा से का मतलब ये नहीं कि एक और इंक्वायरी करेंगे, फर्दर इंक्वायरी करें, यानी जो इंक्वायरी उन्होंने की है उसी के अंदर बाकी जो कमियां रह गई है, अगर कोई पॉइंट और इलेबोरेट करने की जरूरत है, किसी और जो एविडेंस के बारे में ज़्यादा बोलने की ज़रूरत है, ज़्यादा रीज़न देने की ज़रूरत है, तो वो सारे काम जो यहाँ पे फर्दर इंक्वायरी में किया जा सकता है। अब यहाँ पे फर्दर इंक्वायरी से एक चीज़ बिल्कुल ध्यान में रखना है कि ये जो रूल है 14 या 15 है, हमेशा इस दोनों के अंदर ही कोर्ट ने बोला है कि फर्दर इंक्वायरी जो है वो न्यू इंक्वायरी नहीं हो सकती, पहली बात तो। और ये जो पूरा प्रोसेस है, ये पूरा प्रोसीजर है रूल 14 का 15 का, यहाँ पे एक ही इंक्वायरी का प्रावधान है, एक ही इंक्वायरी हो सकती है। तो ये रिमार्क्स में मैंने वो लिख दिया जो कोर्ट ने बोला हुआ है कि देयर कैन ओनली बी वन इंक्वायरी फॉर ए डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग। तो अगर आपने किसी के खिलाफ डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग स्टार्ट की और इंक्वायरी एक बार स्टार्ट हो गई, तो वो इंक्वायरी फाइनल होने के बाद आप सिर्फ फर्दर इंक्वायरी, उसके अंदर कोई चीज़ उसी में कमी रह गया, किसी डॉक्यूमेंट के बारे में ज़्यादा अच्छी तरह से इन्वेस्टिगेट करने के लिए या किसी और विटनेस को और अच्छी तरह से कुछ एग्जामिन करने के लिए, तो आपके पास सिर्फ उन कमियों को पूरा करने के लिए ये फर्दर इंक्वायरी होती है। आप यहाँ पे फर्दर इंक्वायरी की आड़ में फ्रेश इंक्वायरी नहीं कर सकते। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। यानी डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग के अंदर एक बार चांस मिलता है इंक्वायरी करने का और उसी के बेसिस पे फिर आपको पनिशमेंट देना होता है। चार्जशीट भी दोबारा नहीं दी जा सकती फ्रेश, और ना ही इंक्वायरी भी फ्रेश हो सकती है। ठीक है, आप चार्जशीट को सब्सटेंशिएट कर सकते हैं, उसके अंदर और कुछ छोटा मोटा अगर जो लेकुना रह गया है, कोई शॉर्टकमिंग रह गई है, फर्दर वो ऐड कर सकते हैं, लेकिन आप नई चार्जशीट या नई इंक्वायरी नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए यहाँ पे मैंने लिख दिया रिमार्क्स में, ताकि आपको याद रहे और पढ़ते समय भी ध्यान में रहे कि एक ही इंक्वायरी हो सकती है। फर्दर इंक्वायरी का मतलब फ्रेश इंक्वायरी नहीं है, और फ्रेश इंक्वायरी का मतलब कोई लेफ्ट आउट पॉइंट रह गया जो आपने अपनी रिपोर्ट में नहीं इंक्लूड किया और उसको इंक्लूड किया जा सकता था। यानी अगर जिस टाइम पे आप इंक्वायरी कर रहे थे उस टाइम पे इंक्लूड किया जा सकता है, लेकिन किसी वजह से वो छूट गया आपसे, तो उसको इंक्लूड फर्दर इंक्वायरी में किया जा सकता है। तो इसीलिए ये जो फर्दर इंक्वायरी का स्कोप है वो लिमिटेड है,
और यहाँ पे फर्दर इंक्वायरी की आड़ में नई इंक्वायरी दोबारा से नहीं हो सकती। ठीक है, तो सब रूल 1 जो है फर्दर इंक्वायरी के बारे में बताता है। तो जहाँ पे डिस्प्यूटिंग अथॉरिटी को लगा कि भाई इसके अंदर और थोड़ी इंक्वायरी होनी चाहिए थी किसी आर्टिकल ऑफ चार्ज को लेकर, तो वहाँ पे उसे फर्दर इंक्वायरी का दोबारा से मौका दे दिया कि अब फर्दर इंक्वायरी करके मुझे रिपोर्ट करो। ठीक है, तो सब रूल 1 के अंदर फर्दर इंक्वायरी हो गई और फिर दोबारा से रिपोर्ट जो है डिस्प्यूटिंग अथॉरिटी के पास आ गई। तो फिर क्या करेगा वो, द डिस्प्यूटिंग अथॉरिटी शैल फॉरवर्ड और कॉज टू बी फॉरवर्डेड ए कॉपी ऑफ द रिपोर्ट ऑफ इंक्वायरी इफ एनी हेल्ड बाय द डिस्प्यूटिंग अथॉरिटी और वेयर द डिस्प्यूटिंग अथॉरिटी इज नॉट द इंक्वायरिंग अथॉरिटी ए कॉपी ऑफ द रिपोर्ट ऑफ इंक्वायरिंग अथॉरिटी together with its own tentative reason for disagreement if any with the findings of inquiry authority on any article of charge to the government servant। तो डिस्प्यूटिंग अथॉरिटी दोनों तरीके से इंक्वायरी हो सकती है। तो डिस्प्यूटिंग अथॉरिटी ने खुद इंक्वायरी की तो उस केस में रिपोर्ट जो कि इंक्वायरी अथॉरिटी वो खुद है तो उनकी रिपोर्ट ही, और जहाँ पे इंक्वायरी जो है इंक्वायरी अथॉरिटी ने की तो वहाँ पे उनसे उनके रिपोर्ट की कॉपी। और जब इंक्वायरिंग अथॉरिटी ने इंक्वायरी की तो उस केस में ये हो सकता है कि जो डिस्प्यूटिंग अथॉरिटी है उनका किसी पॉइंट के ऊपर किसी आर्टिकल ऑफ चार्ज के बारे में कि वो प्रूफ हुआ या नहीं हुआ, उसके मामले में डिस्प्यूटिंग अथॉरिटी का डिसएग्रीमेंट भी हो सकता है इंक्वायरिंग अथॉरिटी से। ठीक है, तो उस केस में अगर कोई डिसएग्रीमेंट है तो उसका रीज़न भी देना पड़ेगा। यानी अगर मान लो हम एक टेबल बना लें तो यहाँ पे लिखा हमने इंक्वायरिंग अथॉरिटी ने ये बताया, यहाँ पे डिस्प्यूटिंग अथॉरिटी एग्री कर रहा है नहीं एग्री कर रहा है उसके बारे में यहाँ पे कॉलम में लिख सकते हैं। और वहाँ पे जहाँ पे डिसएग्रीमेंट तो डिसएग्रीमेंट में प्रॉपर रीज़न देना पड़ेगा। और इनफैक्ट वैसे तो कोर्ट ने बोला है कि डिसएग्रीमेंट के केस में ही रीज़न होना जरूरी है, मैंडेटरी है। लेकिन ये एक क्या कहते हैं, अगर हम जिसमें एग्रीमेंट भी है, अगर यहाँ पे हमने इंक्वायरी अथॉरिटी का रीज़न लिखा है कि ये चार्ज प्रूफ होता है और यहाँ पे डिस्प्यूटिंग अथॉरिटी एग्री भी करता है टेबल के अंदर, तो उस केस में अगर वो ब्रीफली अगर ये भी लिख दे कि क्यों एग्री करता है तो ये जो प्रोसीडिंग होगी और भी फेयर दिखेगी। तो यानी प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस को अगर हम फॉलो करें तो डिसएग्रीमेंट के केस में तो लिखना ही लिखना है रीज़न जो कि मैंडेटरी है। एग्रीमेंट के केस में भी अगर ब्रीफली डिस्प्यूटिंग अथॉरिटी अपना पॉइंट रख देंगे उसके अंदर कि किस वजह से वो एग्री करते हैं तो और भी बेटर होगा। अदरवाइज क्या है ये, लेकिन डिस्क्रिशन है, मैंडेटरी नहीं है। कोर्ट ने बोला नहीं कि इसके अंदर एग्रीमेंट के केस में लिखना है उसमें, डिसएग्रीमेंट के केस में लेकिन ये मैंडेटरी है कि अपना रीज़न जरूर देना है, वो राइटिंग में होना चाहिए डिस्प्यूटिंग अथॉरिटी का। तो यहाँ पे बताया कि डिस्प्यूटिंग अथॉरिटी या तो उनकी खुद की इंक्वायरी रिपोर्ट या इंक्वायरी ऑफिसर ने जो इंक्वायरी की है उनकी रिपोर्ट, और अगर उसके साथ कोई डिसएग्रीमेंट है उनका किसी आर्टिकल ऑफ चार्ज को लेकर कि भाई कोई आर्टिकल ऑफ चार्ज प्रूफ हुआ या नहीं हुआ है, उसको लेकर कोई डिसएग्रीमेंट है डिस्प्यूटिंग अथॉरिटी का। तो डिसएग्रीमेंट का मतलब यानी आप समझ गए ना कि यहाँ पे क्या है। डिसएग्रीमेंट का मतलब ये कि इंक्वायरी अथॉरिटी ने इंक्वायरी की, उसके बाद बोलता है कि कोई आर्टिकल जो है या जो इल्ज़ाम लगाया गया वो प्रूफ होता है, जबकि डिस्प्यूटिंग अथॉरिटी कहते हैं कि वो प्रूफ नहीं होता, या इसका उल्टा कि डिस्प्यूटिंग अथॉरिटी कह रहे कि वो प्रूफ होता है और इंक्वायरी अथॉरिटी कह रहे कि नहीं प्रूफ होता है। तो अगर इस तरीके का कोई भी डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है दोनों के बीच में तो उसका रीज़न जो है डिस्प्यूटिंग अथॉरिटी को लिखना पड़ेगा। ठीक है, डिसएग्रीमेंट नोट एक बनाना पड़ेगा उन्हें। with the findings of inquiring authority on any article of charge to the government servant। तो यानी अगर यहाँ पे आर्टिकल ऑफ चार्ज 1 2 3 4 लिखें और यहाँ पे इंक्वायरिंग अथॉरिटी का प्रूफ हुआ नहीं प्रूफ हुआ उसके बारे में लिखे, तो यहाँ पे तीसरे कॉलम में यानी डिसएग्रीमेंट नोट में डिस्प्यूटिंग अथॉरिटी को भी अपना लिखना पड़ेगा रीजन। तो एक तरह से 3 कॉलम आगे कि आर्टिकल ऑफ चार्ज, एक में इंक्वायरिंग अथॉरिटी की जो भी स्टेटमेंट है उसके रिगार्डिंग कि प्रूफ हुआ नहीं प्रूफ हुआ, और डिसएग्रीमेंट अगर कोई है या एग्रीमेंट के बारे में कुछ लिखना चाहें तो डिस्प्यूटिंग अथॉरिटी का भी उसके अंदर ये पूरा जो है टेबल बना के वो चार्ज ऑफिसर को या जिसके खिलाफ प्रोसीडिंग चल रही है उसको देना पड़ेगा। अब उसका काम क्या होगा, हु शैल बी रिक्वायर्ड टू सबमिट इफ he so desires his written statement representation or submission to the disciplinary authority within 15 days irrespective of whether the report is favorable or not to the government servant। यानी जब इंक्वायरी, यानी पूरा मैं एक बारी पूरा तरह से बता देता हूँ कि क्या हुआ कि अगर जैसे इंक्वायरी रिपोर्ट आ गई तो इंक्वायरी रिपोर्ट के अंदर अगर फर्दर इंक्वायरी का स्कोप है तो डिस्प्यूटिंग अथॉरिटी ने उसको फर्दर इंक्वायरी के लिए भेज दिया और फर्दर इंक्वायरी के बाद वो रिपोर्ट दोबारा से आ गई। रिपोर्ट आने के बाद अगर इनका कोई डिस्प्यूटिंग अथॉरिटी का कोई डिसएग्रीमेंट है तो उन्होंने अपना डिसएग्रीमेंट नोट भी बना दिया कि भाई इस आर्टिकल ऑफ चार्ज पे मैं इंक्वायरिंग अथॉरिटी से इस वजह से डिफरेंस रखता हूँ ओपिनियन का, तो वो भी उन्होंने बता दिया। ये सब जब काम हो गया तो उसके बाद
वो जो गवर्नमेंट सर्वेंट है, चार्ज गवर्नमेंट सर्वेंट, उसको मौका दिया जाता है कि भाई, मौका क्यों दिया है, क्योंकि हम यहाँ पे प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस और रिजनेबल अपॉर्चुनिटी के फेवर में काम कर रहे हैं। तो इसीलिए वो मौका दिया जाता है कि अभी भी अगर आप कुछ बोलना चाहते हैं, ये जो डिसएग्रीमेंट नोट है या जो भी इंक्वायरी रिपोर्ट में आया है उसके लिए कुछ भी लिखना चाहते हैं तो आप लिख के दे सकते हैं। तो उसका रिटर्न रिप्रेजेंटेशन जो है वो मांगा जाता है, या सबमिशन कह लो या रिप्रेजेंटेशन कह लो। तो इसका टाइम उस चार्ज ऑफिसर को 15 दिन का दिया जाता है, जिसके अंदर उसे अपना जवाब देना होता है। चाहे अगर ये रिपोर्ट फेवरेबल है उसके, यानी उसका चार्ज प्रूफ नहीं हुआ है और ये भी लग रहा है कि उसको एक्सोनरेट या पूरी तरह से बाइज्जत बरी कर दिया जाएगा, तो उस केस में भी लेकिन ये 15 दिन का टाइम उसे देना है। अगर उसे कोई रिप्रेजेंटेशन देना है तो वो दे सकता है, या कोई सबमिशन बना देना चाहता है तो वो भी दे सकता है। तो चाहे रिपोर्ट फेवरेबल है, इंक्वायरी रिपोर्ट उसके फेवर में है या नहीं है, दोनों ही केस में ये मैंडेटरी क्लॉज है। यहाँ पे शैल भी लिखा हुआ है, अगर ये आप यहाँ ध्यान से देखेंगे तो जहां पे शैल है वो मैंडेटरी है और इसलिए ये काम करना ही पड़ेगा। चलिए उसके बाद देख लेते हैं कि क्या स्टेप है। तो यहाँ पे अगर देखेंगे तो रूल 14 के बाद यहाँ पे 15 में भी स्टेप वाइज चल रहा है। वहाँ पे 14 में भी प्रोसीजर था पूरा, और एक स्टेप के बाद दूसरा स्टेप दिया गया था। उसी तरह से यहाँ पे भी जब इंक्वायरी पूरी होगी तो स्टेप बाय स्टेप आपको क्या करना है सब कुछ दिया हुआ है। कोई भी स्टेप कहीं पे मिस हो गया, कोई जो मैंडेटरी चीज़ है वो फॉलो नहीं की गई, तो उस केस में क्या होगा, ये पूरा जो ऑर्डर है आपका पेनल्टी का लास्ट में वो कोर्ट में चैलेंज जब होगा तो वो डिसमिस हो जाएगा। इसलिए ध्यान में रखने की जरूरत है कि जो प्रोसीजर है वो पूरा फॉलो हो। चलिए नेक्स्ट स्टेप में क्या करना पड़ता है। इन एवरी केस वेयर देयर इज ए नेसेसरी, इट इज नेसेसरी टू कंसल्ट द कमीशन। कमीशन का मतलब यूपीएससी, तो यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। तो जहां पे भी ये जरूरी है, अब कहां पे जरूरी है इसके बारे में मैं डिटेल में डिस्कस नहीं करूंगा। ऑलरेडी जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिसीजन बता रखा है कि किन किन केस में जरूरत है। जनरली एक दो पॉइंट ये है कि जहां पे प्रेसिडेंट इन्वॉल्व है, प्रेसिडेंट के ऑर्डर से किसी को अपॉइंट किया गया था या प्रेसिडेंट ने कोई ऑर्डर मेड किया था, उस केस में जो है जनरली यूपीएससी को कंसल्ट किया जाता है। तो डिटेल में अब पढ़ने की जरूरत वैसे मुझे लगता नहीं है, एग्जाम में अगर आया हो तो आप एक बार देख लेना, लेकिन मुझे लगता नहीं कि इतना डिटेल में जाने की जरूरत है अभी। ठीक है, तो जिन केसेस में लगता है कि यूपीएससी से कंसल्ट करना है तो डिस्प्यूटरी अथॉरिटी क्या करेगा, शैल फॉरवर्ड और कॉज टू बी फॉरवर्ड टू द कमीशन फॉर इट्स एडवाइस। तो किन किन चीजों को एडवाइस के लिए भेजना है, किन किन चीजों को, मतलब यूपीएससी के पास एडवाइस के लिए भेज रहे हैं तो डॉक्यूमेंट्री प्रूफ जो जो देना है, डॉक्यूमेंट्री चीजें देनी है उसके बारे में बता रहे हैं। तो कॉपी ऑफ द रिपोर्ट ऑफ द इंक्वायरिंग अथॉरिटी, तो जो पहले इंक्वायरी रिपोर्ट है वो दे देंगे विद इट्स ओन टेंटेटिव रीजन ऑफ डिसएग्रीमेंट। फिर डिसिप्लिनरी अथॉरिटी ने जो डिसएग्रीमेंट अपना दिखाया है अगर कोई तो उसके रीजंस क्या क्या हैं वो दे देंगे। फाइंडिंग्स ऑफ द इंक्वायरिंग अथॉरिटी, इंक्वायरिंग अथॉरिटी की हर एक आर्टिकल ऑफ चार्ज पे क्या फाइंडिंग है कि वो चार्ज प्रूफ होता है नहीं प्रूफ होता है, वो सारी बातें भी वहां पे साथ में डॉक्यूमेंट देना है जब हम यूपीएससी से एडवाइस मांग रहे हैं। कमेंट्स ऑफ द डिस्प्यूटरी अथॉरिटी ऑन द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द गवर्नमेंट सर्वेंट ऑन द इंक्वायरी रिपोर्ट। तो जो गवर्नमेंट सर्वेंट ने अपना रिप्रेजेंटेशन में जो जो बातें लिखी है उसके बारे में भी डिस्प्यूटरी अथॉरिटी को अपने कमेंट्स देने हैं। तो वो क्या कहना चाहता है कि उसको प्रूफ मांगता है नहीं मांगता है, उसके बारे में भी चीज़ें लिखनी है। डिसएग्रीमेंट नोट, अगर कोई डिसएग्रीमेंट नोट है तो उसके बारे में भी जो वो नोट है वो भी जाएगा। ऑल द केस रिकॉर्ड्स ऑफ द इंक्वायरी प्रोसीडिंग, तो अगर हम सिंपल भाषा में बोलें तो पूरे का पूरा जो केस रिकॉर्ड है वो पूरा जाएगा। सब कुछ जो उसके अंदर हुआ है, डेली ऑर्डर शीट हो गया, ये सब चीज़ें जो है इनक्लोज करके भेजना है उसके अंदर। ठीक है, इसमें एक चीज़ ध्यान रखेंगे, यहाँ पे ये लिखा है यूपीएससी एडवाइस। तो एडवाइस जो है इससे एडवाइस लिया जा रहा है, यूपीएससी से लिया जा रहा है या मान लो सीवीसी से लिया जा रहा है। सीवीसी से एडवाइस जनरली दो स्टेज में लिया जाता है। फर्स्ट स्टेज में जब देखना होता है कि विजिलेंस एंगल इन्वॉल्व है कि नहीं है कंप्लेंट के अंदर, तब लिया जाता है। और सेकंड क्या है, बाद में जब पेनल्टी इम्पोज करने से पहले उस टाइम पे भी लिया जा सकता है। तो ये दोनों ही केसेस में वो भी एक एडवाइस होती है। तीसरी एडवाइस किससे ली जा सकती है, वो डीपीटी से ली जा सकती है। अगर मान लो किसी केस में कन्फ्लिक्ट हो रहा है और क्या कहते हैं दो पार्टी जो भी पेनल्टी लगा सकती है, जैसे डिस्प्यूटरी अथॉरिटी है और यूपीएससी जो है उसका अपना प्रेरोगेटिव है और उसके पास राइट है कि वो पेनल्टी के बारे में बता सके कि कितनी पेनल्टी इम्पोज करनी है। तो उन केस में अगर मान लो डिस्प्यूटरी अथॉरिटी बोलता है इतनी पेनल्टी लगानी चाहिए, यूपीएससी ने एडवाइस कुछ और किया है, और मान लो डीओपीटी को भी मैटर रेफर होता है,
तो उन केस में अगर मान लो डीओपीटी कुछ भी कहता है, तो ये सारी, चाहे डीओपीटी के एडवाइस हो, यूपीएससी के एडवाइस हो, या किसी भी या सीबीसी के एडवाइस हो, ये सारी अपने आप में क्या है, एडवाइस ही हैं। जो अल्टीमेट डिसीजन लेना है वो डिस्प्लिनरी अथॉरिटी को लेना है। तो किसी भी केस में ये चैलेंज नहीं किया सकता कि डिसिप्लिनरी अथॉरिटी जो है वो किसी के एडवाइस मानने बिना उसने कुछ और कर दिया। डिसिप्लिनरी अथॉरिटी स्वतंत्र है अपना, और अपने माइंड को अप्लाई करने के लिए बिल्कुल फ्री है। चाहे वो किसी से भी एडवाइस उसने मांगी हो, एडवाइस लेने के बावजूद भी जो अपना डिसीजन बनाना है, अपना ओपिनियन फॉर्म करना है, वो डिसिप्लिनरी अथॉरिटी को ही करना है। डिसिप्लिनरी अथॉरिटी के पास इतनी पावर क्यों है? क्योंकि डिसिप्लिनरी अथॉरिटी जो है वो यहाँ पे क्वाशी जुडिशियल फंक्शन जो है एक्सरसाइज कर रहा है। क्वाशी जुडिशियल फंक्शन यानी कोर्ट की तरह ही एक अपना फंक्शन है, उसका राइट है। तो जहां पे जिसको एक राइट मिला हुआ है क्वाशी जुडिशियल फंक्शन का, तो इसका मतलब उसके पास पूरा राइट है कि वो प्रॉपर तरीके से अपने माइंड को अप्लाई करके वो काम कर सके। किसी का भी एडवाइस, चाहे वो डीओपीटी का हो, सीबीसी का, यूपीएससी का हो, उसके ऊपर बाइंडिंग नहीं हो सकता। ठीक है, ये कोर्ट ने अपने एक जजमेंट के अंदर भी बोला है। तो इसलिए आपको ये ध्यान में रखना है, जो प्रैक्टिकली कर रहे हैं, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इतना इंपॉर्टेंट तो नहीं है कि आप वहाँ पे तो ऐसे पूछेंगे नहीं, तो यहाँ पे लेकिन क्योंकि एक्सप्लेनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से और जो ऑफिस में इसको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं उनके पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने आपको बता दिया कि एडवाइस किसी की भी हो वो बाइंडिंग डिसिप्लिनरी अथॉरिटी पे नहीं है। जैसे कि एक जज है, जज किसी के भी एडवाइस से बाइंड नहीं होता। हाँ, सुपीरियर अथॉरिटी ने कुछ भी बोला है, अगर सुप्रीम कोर्ट का नीचे लोअर जो जज है या लोअर कोर्ट है तो उसको मानना पड़ता है, लेकिन जज क्या है, अपने ओपिनियन को फॉर्म करने के लिए, अपने माइंड को अप्लाई करने के लिए स्वतंत्र रहता है, इंडिपेंडेंट रहता है। तो उसी तरीके से यहाँ पे डिसिप्लिनरी अथॉरिटी क्योंकि क्वाशी जुडिशियल फंक्शन प्ले कर रहा है, एक्सरसाइज कर रहा है, तो वो फ्री है। सबसे एडवाइस मांगने के बाद भी उसे अपना माइंड अप्लाई करना है और उसके बेसिस पे उसे अपना जजमेंट या अपना डिसीजन या ऑर्डर पास करना है। तो इसलिए क्या है, ये राइट उसका अपना है। चलिए आगे बात करते, क्या कहा गया है। सब रूल बी, क्लॉज बी के अंदर बोला गया दैट डिसिप्लिनरी अथॉरिटी शैल फॉरवर्ड और कॉज टू बी फॉरवर्ड ए कॉपी ऑफ द एडवाइस ऑफ द कमीशन रिसीव्ड अंडर क्लॉज ए। तो ये क्लॉज ए के अंदर जब ओपिनियन यूपीएससी से मांगा गया, देखिए जो प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस है या फेयर प्ले है, और या आप कह लो रीजनेबल अपॉर्चुनिटी है, ये जो प्रिंसिपल है ये कहता है कि कोई भी चीज़ ट्रांसपेरेंट वे में होनी चाहिए। तो ट्रांसपेरेंट वे का मतलब क्या हुआ कि आपके पास जो भी डॉक्यूमेंट आ रहा है आप उसके जो चार्ज ऑफिसर उसका शेयर करेंगे और उसको एक अपॉर्चुनिटी देंगे कि वो अपनी बात रख सके, उसके ऊपर अपना पॉइंट ऑफ व्यू बता सके, अपना रिप्रेजेंटेशन दे सके। तो इस वजह से आप किसी से भी कंसल्ट कर रहे हैं, किसी से कोई एडवाइस ले रहे हैं, किसी से कुछ भी कर रहे हैं, तो उस केस में आपकी ड्यूटी बनती है कि उस सामने वाले ऑफिसर को भी प्रोवाइड करें, जो चार्ज ऑफिसर जिसके खिलाफ प्रोसीडिंग चल रही है। तो इस वजह से ये यहाँ पे ये क्लॉज रखा गया है। तो ये क्लॉज ये कहता है कि जो भी कमीशन की एडवाइस आई थी वो आप गवर्नमेंट सर्वेंट को देंगे, और जो अगर चाहे तो वो क्या कर सकता है, अपना रिटर्न रिप्रेजेंटेशन दे सकता है। 15 दिन का टाइम यहाँ पे भी दिया गया है। तो 15 दिन के अंदर वो यूपीएससी की जो एडवाइस है उसके ऊपर अपना स्टेटमेंट, वो रिटर्न स्टेटमेंट दे सकता है कि वो क्या कहना चाहता है उसके बारे में। ठीक है, तो ये ज़रूरी है। कई कोर्ट केसेस के अंदर जहाँ पे ये एडवाइस की कॉपी कमीशन की चार्ज ऑफिसर को नहीं दी गई, सिर्फ उस बेसिस पे भी जो ऑर्डर है, पेनल्टी के ऑर्डर, उनको सेट असाइड या इलीगल बोला गया है। तो इसलिए ये ध्यान में रखना है कि जब भी यूपीएससी से ये इनफैक्ट आप किसी का भी ओपिनियन आप मांग रहे हैं तो उस केस में उस ओपिनियन की कॉपी जरूर जाएगी, जो सामने वाला पर्सन है या चार्ज ऑफिसर है उसके पास जरूर जाएगी। ठीक है, तो ये ध्यान में रखना है। उसके बाद जो स्टेप आता है वो क्या है, उसके अंदर कह रहे हैं कि द डिसिप्लिनरी अथॉरिटी शैल कंसीडर द रिप्रेजेंटेशन अंडर सब रूल 2 और क्लॉज बी ऑफ सब रूल 3 इफ एनी सबमिटेड बाय द गवर्नमेंट सर्वेंट एंड रिकॉर्ड्स इट्स फाइंडिंग बिफोर प्रोसीडिंग फर्दर इन द मैटर एज स्पेसिफाइड इन सब रूल 5 एंड 6। तो जब ये आपने कॉपी दे दी, ऊपर इंक्वायरी रिपोर्ट की कॉपी दे दी थी, 15 दिन का टाइम तब भी दे दिया था, अगर डिसएग्रीमेंट का कोई नोट था तब भी वो भी दे दिया था, और उसके ऊपर 15 दिन का टाइम देके उससे रिप्रेजेंटेशन मांग लिया था। उसके बाद यूपीएससी को आपने जब रेफर किया तो उससे एडवाइस ले ली, एडवाइस के बाद भी आपने 15 दिन का टाइम दे दिया कि उस एडवाइस पे अगर वो कुछ बोलना चाहता है तो वो बोल दे। तो जब सारी एडवाइस जो है आपने मांग ली, रिप्रेजेंटेशन भी चार्ज ऑफिसर से ले लिया, तो उसके बाद आपको क्या करना है कि अपनी फाइंडिंग्स बतानी है। तो रिकॉर्ड्स इट फाइंडिंग, और यहाँ पे लिखा हुआ है शैल। इसका मतलब यह हुआ कि इंक्वायरी रिपोर्ट में लिखा हुआ था कि चार्ज नंबर 1 है,
चार्ज नंबर 1 के लिए मैं यहाँ पे खोल लेता हूँ, चलो कोई बात नहीं, यहाँ पे मेरे पास एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट है, इसको देख लेते हैं। तो सपोज ये आर्टिकल ऑफ चार्ज 1 2 3 और इस तरीके से 3 ये आर्टिकल ऑफ चार्ज थे, यानी ये एलिगेशंस थे, उसने क्या क्या किया है। तो ये तो परफॉर्मा है, इसमें कुछ लिखा नहीं हुआ, लेकिन आपके समझने के लिए अब इस आर्टिकल ऑफ चार्ज के ऊपर इंक्वायरी रिपोर्ट में लिखा हुआ था इंक्वायरिंग अथॉरिटी ने कि ये प्रूफ होता है या डिसप्रूव होता है, उसका रीजन अपना दे दिया था। तो उसी तरह से जैसे कि मैं बताया था कि एक टेबलर फॉर्म की अगर बात करें तो ये टेबल में यहाँ पे आर्टिकल ऑफ चार्ज ये आपका 1 आ गया फर्स्ट, यहाँ पे सेकंड कॉलम में आ जाएगा कि इंक्वायरिंग अथॉरिटी ने उसके रिगार्डिंग क्या बोला है, कि वो प्रूफ होता है या नहीं होता, उसके लिए क्या एविडेंस है, क्या डॉक्यूमेंट्री प्रूफ है, वो सारा लिख देंगे। फिर उसके हर एक चार्ज के ऊपर, हर एक आर्टिकल के ऊपर यहाँ पे जो डिस्प्यूटरी अथॉरिटी है उसे अपनी फाइंडिंग बतानी है और उसका रीजन भी देना है। यानी तीसरे कॉलम में यहाँ पे वो बताएगा कि इंक्वायरिंग अथॉरिटी, ये आर्टिकल ऑफ चार्ज था, इंक्वायरिंग अथॉरिटी ने ये बोला इस चीज के बेसिस पे, मुझे ऐसा लगता है इस चीजों के बेसिस पे, इन रीजन की वजह से, वो सारे रीजन लिखने पड़ेंगे। पूरा माइंड का एप्लीकेशन होना चाहिए। यानी डिस्ट्रिब्यूटरी अथॉरिटी का काम इतना आसान नहीं है, उसे हर चीज को ट्रांसपेरेंट वे में हर एक का रीजन देते हुए, राइटिंग में लिखते हुए सारी बातें बतानी हैं। तो यहाँ पर रिकॉर्ड्स इट्स फाइंडिंग का मतलब है कि हर एक चार्ज जो उस गवर्नमेंट सर्वेंट के ऊपर लगा है उसके हर एक चार्ज के बारे में वो अपनी फाइंडिंग देगा। ठीक है, पूरा ये नहीं कह सकता कि भाई ये तीनों चार्ज उसके ऊपर प्रूफ होते हैं और कोई रीजन नहीं दिया, कुछ भी नहीं है। सारा जो है यहाँ पे डिस्प्यूटरी अथॉरिटी का काम बहुत ही ट्रांसपेरेंट वे में, बहुत ही रीजन वे में और बहुत ही स्पीकिंग ऑर्डर वाला होना चाहिए। स्पीकिंग ऑर्डर मतलब हर एक चीज का रीजन होना चाहिए उसके अंदर। तो ये रिकॉर्ड्स इट फाइंडिंग का मतलब यहाँ पे यही है कि उसे हर एक आर्टिकल ऑफ चार्ज पे अपना रीजन देते हुए बताना है कि वो उसको प्रूव्ड मानता है या नहीं मानता है, या प्रूव्ड मानता है या अनप्रूव्ड मानता है, जो भी मानता है तो उसके बारे में लेकिन पूरी फाइंडिंग्स अपनी देनी होगी। तो जब ये फाइंडिंग्स आ गई तो इसका मतलब आपका ये एक तरह से आप कह सकते हो कि सारी बात पता चलेगी कि वो चार्ज प्रूफ हुआ नहीं प्रूफ हुआ, डिसिप्लिन अथॉरिटी ने उसके बारे में क्या माना। अब क्या रह गया, सिर्फ पेनल्टी लगाना रह गया। तो यहाँ पे पेनल्टी की बात की गई है आपके सब रूल 5 के अंदर और सब रूल 6 के अंदर। तो इसमें क्या बोला गया है, इफ द डिस्प्यूटरी अथॉरिटी हैविंग रिगार्ड टू इट्स फाइंडिंग ऑन ऑल और एनी ऑफ द आर्टिकल ऑफ चार्ज इज ऑफ ओपिनियन दैट एनी ऑफ द पेनल्टी स्पेसिफाइड इन, ये स्पेसिफाइड जो बोला गया यानी माइनर पेनल्टी की बात कर रहा है, क्लॉज 1 to 4 ऑफ रूल 11 माइनर पेनल्टी की बात कर रहा है। यानी प्रोसीडिंग हुई मेजर पेनल्टी की, लेकिन एंड में आते आते अब ऐसा लग रहा है कि नहीं, मेजर पेनल्टी तो नहीं, इसके ऊपर माइनर पेनल्टी लगनी चाहिए। तो क्योंकि जो मेजर पेनल्टी लगाने के लिए कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है उसके पास पावर है कि वो माइनर पेनल्टी भी लगा सकता है, ये हमने पीछे रूल में भी पढ़ा था। तो इस वजह से वो कह रहे हैं कि अगर पूरा प्रोसीडिंग करने के बाद, सारी फाइंडिंग्स के बाद ऐसा लग रहा है कि भाई जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी की माइनर पेनल्टी लगानी चाहिए, तो उस केस में उसके ऊपर, चार्ज ऑफिसर के ऊपर माइनर पेनल्टी लगाई जाएगी। इट शैल नॉटस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन इन रूल मेक एन ऑर्डर इम्पोजिंग सच पेनल्टी। तो सच पेनल्टी का मतलब यानी उसके ऊपर माइनर पेनल्टी लगा दी जाएगी। तो यानी जो इतनी सारी प्रोसीडिंग हो रही थी, इतने सारे प्रोसीजर हम फॉलो कर रहे थे, उसका एंड आके यहाँ पे खत्म होता है। और अगर उस केस में अगर मान लिया कि अब तो यहाँ पे माइनर पेनल्टी लग रहा है, लेकिन अगर उसका ओपिनियन ये है कि मेजर पेनल्टी लगानी है, तो वो क्या होगा, उसके अंदर मेजर पेनल्टी लगा देगा। और उस केस में पेनल्टी के लिए अलग से कोई रिप्रेजेंटेशन देने के लिए मौका नहीं मिलेगा चार्ज ऑफिसर को। ये यहाँ पे सब रूल 6 के अंदर बताया। तो इफ द डिस्प्यूटरी अथॉरिटी हैविंग रिगार्ड टू इट्स फाइंडिंग, जो फाइंडिंग यहाँ पे सब रूल 4 के अंदर उसने दी हर एक आर्टिकल ऑफ चार्ज के ऊपर, on all or any of the article of charge and on the basis of evidence adduced during the inquiry is of opinion that any of the penalty specified in क्लॉज 5 to 9 ऑफ रूल 11, यानी मेजर पेनल्टी कि अगर फाइंडिंग्स के अकॉर्डिंग लग रहा है, जो भी एविडेंस है उसके अकॉर्डिंग लग रहा है कि मेजर पेनल्टी लगानी है, तो उसके ऊपर मेजर पेनल्टी लगा दी जाएगी। यानी वो ऑर्डर करेंगे मेजर पेनल्टी लगाने का। और ये जो इनका ऑर्डर वो क्या होना चाहिए, स्पीकिंग ऑर्डर होना चाहिए, वेल रीजनड होना चाहिए, उसके अंदर सारी बातें आनी चाहिए। तो ये ध्यान में रखना है कि इतना सिंपल काम नहीं है, सब कुछ उसके अंदर होना चाहिए। इसमें जो एक ये क्लैरिफिकेशन दिया गया है कि जब हम सारा प्रोसीजर फॉलो कर लेते हैं तो लास्ट में पेनल्टी के लिए उसको रिप्रेजेंटेशन का मौका देने की जरूरत नहीं है। इट शैल नॉट बी नेसेसरी टू गिव
गवर्नमेंट सर्वेंट एनी अपॉर्चुनिटी ऑफ मेकिंग रिप्रेजेंटेशन ऑन द पेनल्टी प्रपोज टू बी इम्पोज्ड। क्यों? क्योंकि आपने इससे पहले सारा उसको मौका दे दिया। पेनल्टी के बारे में डिसाइड करने की सोल जो अथॉरिटी है वो डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी के पास है। तो यहाँ पे उसको कोई मौका देने की जरूरत नहीं है, और ये आपके आर्टिकल में भी लिखा हुआ है। आर्टिकल 311 में भी हमने इसकी चर्चा भी की थी जब हमने ये सीसीए रूल को स्टार्ट किया था। तो उसी प्रोविजन को यहाँ पे इंसर्ट किया हुआ है। तो यानी एक तरह से इसका क्रक्स ये हुआ कि आप पूरा प्रोसीजर फॉलो करें। फॉलो करने के बाद पेनल्टी का पूरा आपके पास डिस्प्यूट अथॉरिटी के तौर पर राइट है, और डिस्प्यूट अथॉरिटी जो है पेनल्टी लगा सकती है। उस केस में किसी से भी पूछने की जरूरत नहीं क्या पेनल्टी लगानी है या नहीं लगानी है। पेनल्टी के बारे में लेकिन जो एडवाइस ली जाती है वो यूपीएससी से ली जाती है। जिसकी एडवाइस को मानना या नहीं मानना वो डिस्प्लिनरी अथॉरिटी के अपने उसके अंदर है कि वो क्या माइंड अप्लाई के कैसे लगता है उनको। तो बेसिकली क्या एडवाइस मांगी जाती है, लेकिन जरूरी नहीं कि जो एडवाइस मांगी गई उसको एज इट इज इम्प्लीमेंट ही करना है, अपना माइंड अप्लाई करना है डिस्प्लिनरी अथॉरिटी को, जैसा कि मैंने डिस्कस करके अभी बताया भी। ठीक है, तो यहाँ पे आपका जो मेजर पेनल्टी की प्रोसीडिंग है वो 14 और 15 रूल के अंदर खत्म हो जाती है। तो अब आ गया आपका प्रोसीजर फॉर इम्पोजिंग माइनर पेनल्टी। तो माइनर पेनल्टी कब लगाई जाएगी और कैसे लगाई जाएगी इसके बारे में यहाँ पे बताया गया है। तो इसके अलावा अगर मैं एक बात आपको बता देता हूँ कि ये डीओपीटी का 8 नवंबर 2021 का एक जो है ये सर्कुलर है या कह लो कि ऑर्डर है। इसके अंदर फ्लो चार्ट के वे में बता रखा है किस तरीके से क्या क्या काम हो रहा है रूल 14 के अंदर और 15 के अंदर। तो मैं इसको डिस्कस नहीं करूंगा, जो मैंने डिस्कस किया उसी को शॉर्ट में बता रखा है। यहाँ पे एरो दे के बता रखा है कि पहले क्या होगा क्या नहीं होगा। इसको मैं शेयर जरूर कर दूंगा अपने टेलीग्राम ग्रुप के अंदर और आप इसको पढ़ लेंगे आज, क्योंकि मैं रूल 15 16 तक कोशिश करूंगा सारा 16 और 17 भी खत्म कर दूं। तो उसके बाद आप क्या करेंगे, इसको एक बार पढ़ लेंगे और आपको समझ में आएगा। कोई इश्यू हो तो आप मेरे साथ इसकी चर्चा कर सकते हैं ग्रुप के अंदर। ठीक है, तो ये सिर्फ इतना बताने के लिए इसको पढ़ना है। आपको पढ़ने से क्या होगा, आपको एक बार फिर दोबारा से अच्छी तरह से समझ में आएगा कि हो क्या रहा है। तो ये शॉर्ट में यहाँ पे बताया हुआ है। ठीक है, इसका काम इतना ही है, इससे ज़्यादा बात करने की जरूरत नहीं इसमें। चलिए, तो मैं और एक बात बता रहा था आपको। हाँ, एक मिनट। ये रूल 16 के लिए यहाँ पे जो है परफॉर्मा है, 2 मेमोरेंडम्स हैं, इसकी चर्चा भी कर लेते हैं। ठीक है, हाँ, लेकिन एक करेक्शन है। लास्ट टाइम मैंने जो है यहाँ पे आपको बताया था कि इंक्वायरिंग अथॉरिटी के बारे में कि वो कितने जो है केसेस एक टाइम पे कर सकते हैं और एक साल में कितने कर सकते हैं, उसके बारे में एक बारी एक रिवीजन है। मैं अभी बता देता हूँ आपको किस में था वो। आपको 14 का ये है यहाँ पे। ठीक है, तो ये सब रूल 7 की बात कर रहे थे रूल 14 के अंदर हम। तो यहाँ पे जो आपका सर्विंग गवर्नमेंट सर्वेंट है, अगर वो आईओ बना है तो 1 साल के अंदर वो 10 जो है इन्वेस्टिगेशन का काम कर सकता है। इन्वेस्टिगेशन का यानी इंक्वायरी अथॉरिटी का काम कर सकता है, इंक्वायरिंग अथॉरिटी का काम कर सकता है 10 केसेस के अंदर। और एक टाइम पे 2 केसेस का आईओ या इंक्वायरिंग अथॉरिटी हो सकता है। वो रिटायर्ड का जो मैंने बताया था आपको, रिटायर्ड का था कि 8 1 साल के अंदर और एक टाइम पे 4 केसेस का वो क्या कहेंगे इंक्वायरिंग अथॉरिटी हो सकता है। तो ये आप एक बारी करेक्शन कर लेना या ध्यान में रखना कि जो मैंने बताया था लास्ट टाइम आपको सेशन के अंदर वो रिटायर्ड गवर्नमेंट सर्वेंट का था। सर्विंग के लिए ये 10 1 साल के अंदर है और एक बार में जो है 2 केसेस है। एक बार में मतलब यानी एक टाइम पे वो 2 केसेस को डील कर सकता है। 2 केसेस में ही इंक्वायरिंग अथॉरिटी बन सकता है, बाकी पूरे साल के अंदर वो 10 केसेस कर सकता है। जबकि रिटायर्ड के लिए जो फिगर है वो एक टाइम पे 4 है और पूरे साल के अंदर 8 है। बाकी इसका क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिसीजन में ये कभी कभी ये फिगर चेंज भी हो सकती है, तो मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि आप इसको लेटेस्ट जो है ऑर्डर्स उसको चेक भी कर लें। ठीक है, चलिए वापस हम आ जाते हैं अपने रूल 16 के ऊपर जो हम डिस्कस कर रहे थे। तो रूल 16 कह रहा है यहाँ पे आपका क्या, प्रोसीजर फॉर इम्पोजिंग माइनर पेनल्टी। माइनर पेनल्टी को इम्पोज करने के लिए क्या प्रोसीजर बताया गया है। तो इसमें प्रोसीजर में एक समरी इंक्वायरी है और एक आपका रेगुलर इंक्वायरी है। तो रेगुलर इंक्वायरी जो हमने ऊपर ये रूल 14 में किया था वो रेगुलर इंक्वायरी थी। रेगुलर इंक्वायरी में क्या होता है, पूरा प्रोसीजर स्टेप बाय स्टेप फॉलो किया जाता है।
ठीक है, तो अगर हम पूरे प्रोसीजर को जो रूल 14 के अंदर बताया गया उसको पूरा एज इट इज फॉलो करते हैं तो तब क्या हो जाएगा, वो रेगुलर इंक्वायरी होगी। तो यानी रूल 16 के अंदर रेगुलर इंक्वायरी भी हो सकती है और समरी प्रोसीजर या समरी इंक्वायरी भी हो सकती है। तो समरी इंक्वायरी और रेगुलर इंक्वायरी में क्या डिफरेंस है उसकी बात भी हम कर लेंगे, लेकिन पहले क्या है, हम रूल पढ़ लेते हैं कि रूल क्या कहता है। सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ रूल 15 का 5, तो रूल 15 का 5 ये था कि अगर पूरी इंक्वायरी करने के बाद ऐसा लग रहा है कि डिस्प्यूट अथॉरिटी को कि माइनर पेनल्टी लगानी चाहिए तो वो माइनर पेनल्टी लगा दी जाएगी। तो ये आपका 15 का 5 था। तो कह रहे हैं सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ 15 का 5, यानी जहां पे पूरी इंक्वायरी हो रही है मेजर पेनल्टी की और वहां पे माइनर पेनल्टी लगा रहे हैं तो वो तो हमने मान लिया कि चलो वो तो उसका तरीका वैसा रहेगा, लेकिन अदरवाइज कैसे करना है उसके बारे में बता रहे हैं। तो यानी एक तरीका तो ऊपर हो गया कि पूरी मेजर पेनल्टी का प्रोसीजर हुआ और उसके बाद उसके अंदर माइनर पेनल्टी लगा दी गई। उसके बाद कौन सा प्रोसीजर हो सकता है वो यहाँ पे नीचे बता रहे हैं। तो नो ऑर्डर इम्पोजिंग ऑन ए गवर्नमेंट सर्वेंट ऑफ एनी ऑफ द पेनल्टीज स्पेसिफाइड इन क्लॉज 1 to 4 ऑफ रूल 11, यानी माइनर पेनल्टी, यानी किसी भी गवर्नमेंट सर्वेंट के ऊपर माइनर पेनल्टी इंपोज नहीं की जाएगी। शैल बी मेड एक्सेप्ट आफ्टर, यानी जब तक हम ये काम नहीं कर देते हैं। तो यहां जो काम नहीं कर देते, ये जो पहला ए बताया गया है इसका क्लॉज, ये है समरी प्रोसीजर का, ठीक है। और जो नीचे बी में बताया गया वो आपका फुल फ्लेज इंक्वायरी के बारे में बात करता है, जो कि स्टेप्स वही हैं जो रूल 14 के अंदर बताए गए हैं, ठीक है। तो समरी इंक्वायरी में क्या कर रहा है कि समरी इंक्वायरी करने के लिए क्या है, अगर यानी वो कह रहा है कि हम माइनर पेनल्टी भी तब तक नहीं लगा सकते जब तक हम क्या करें, या तो हम ये समरी प्रोसीजर फॉलो करें और उसको जैसे कि यहाँ ब्रीफली बता रखा है प्रोसीजर फॉलो करने के लिए वैसे फॉलो करके उसके ऊपर पेनल्टी लगाएं, या हम फुल फ्लेज इंक्वायरी करके जैसे कि पूरा मेजर पेनल्टी के लिए है वैसा हम इंक्वायरी करें। तो इन दोनों को भी करना जरूरी है, यानी क्योंकि पेनल्टी अब चाहे मेजर पेनल्टी और माइनर पेनल्टी हो, पेनल्टी तो पेनल्टी है और ये प्रोसीडिंग्स डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स है जो कि क्वाशी जुडिशियल होते हैं नेचर के अंदर। तो जब क्वाशी जुडिशियल है ये नेचर के अंदर तो इसका मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी उतनी ही है, चाहे ये माइनर पेनल्टी है तब भी रिस्पॉन्सिबिलिटी उतनी ही है डिसिप्लिनरी अथॉरिटी के ऊपर। ऐसा नहीं कि यहाँ पे डिसिप्लिनरी अथॉरिटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी कम होगी या उसको प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस को फॉलो करने की जरूरत नहीं है। प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस और आपका रीजनेबल अपॉर्चुनिटी जो कि पूरा ये दोनों का कॉम्बिनेशन चलता रहता है, ये भी यहाँ पे भी बहुत इंपॉर्टेंट है और ये सारी चीजें भी फॉलो करनी पड़ेंगी। तो समरी प्रोसीजर में क्या बताया कि इन्फॉर्मिंग द गवर्नमेंट सर्वेंट इन राइटिंग ऑफ द प्रपोजल टू टेक एक्शन अगेंस्ट हिम। तो एक काम तो सबसे पहले क्या करना है उस गवर्नमेंट सर्वेंट के लिए कि उसको इन्फॉर्म करना है कि आपके खिलाफ हम ये प्रपोजल ला रहे हैं कि आपको के ऊपर माइनर पेनल्टी लगाएंगे। तो यानी अगर जैसे कि ऊपर भी हमने बात की है नीचे भी इसमें बात कर रहे हैं, दोनों ही केसेस के अंदर डिसाइड तो हमें पहले ही करना पड़ता है कि हम माइनर पेनल्टी लगाना चाहते हैं या मेजर पेनल्टी लगाना चाहते हैं, और इंक्वायरी या मौका बाद में दे रहे हैं फिर उसके अंदर हम, ठीक है। तो ये पहले से आपका माइंड मेकअप एज ए डिस्प्यूट अथॉरिटी होना चाहिए कि मैं क्या करना चाह रहा हूँ, माइनर पेनल्टी लगानी है मेजर पेनल्टी लगानी है, ठीक है। तो सबसे पहले आपने उसको इन्फॉर्म कर दिया and of the imputation of misconduct or misbehavior on which it is proposed to be taken and giving him reasonable opportunity of making such representations as he may wish to make against the proposal। तो आप उसको बताएंगे कि भी आपके खिलाफ प्रपोजल है कि हम माइनर पेनल्टी लगाएंगे। दूसरा, उसको जो भी इम्प्यूटेशन ऑफ मिसकंडक्ट है और मिसबिहेवियर है वो सारा उसको बता देना है। तो यानी इसके अंदर हम क्या करेंगे, उसको बेसिकली बता देंगे ये चार्जेस आपके ऊपर है इन कंडीशन के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पे वो सब चीज़ें भी उसको बतानी है और फिर उसको बोलना है कि आपको रीजनेबल अपॉर्चुनिटी के तौर पर 10 दिन दिया जा रहा है अगर कोई आप रिप्रेजेंटेशन करना चाह रहे हो तो, ठीक है। तो यानी ए के अंदर उसको इन्फॉर्म कर दिया गया, उसको उसके चार्जेस बता दिए क्या क्या है और उसको अपॉर्चुनिटी दे दी। तो अगर हम इस सबरी प्रोसीजर की बात करें तो ये सब करने के बाद जब वो अपना मिसकंडक्ट के बारे में बता देता है कि भाई उसे एक्सेप्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है या उसको जो भी रीजनिंग उसने दी, तो समरी प्रोसीजर के अंदर वो सब जब बातें बता देगा और उसके बेसिस पे उसके रिप्रेजेंटेशन के बेसिस पे डिस्प्यूटी अथॉरिटी अपनी फाइंडिंग लिखेगा कि वो उसके जवाब के बाद क्या पाता है। तो उसके ओपिनियन में अगर उसे लगता है
कि अगर एक्सेप्ट कर लिया, देखिए दो तीन चीज़ हो सकती है, या तो उसने एक्सेप्ट कर लिया, एक्सेप्ट कर लिया तो काम ही खत्म हो गया, हर एक आर्टिकल के ऊपर वो अपनी फाइंडिंग दे देगा कि भाई अप्रूव होता है नहीं अप्रूव होता है, और उसके अंदर क्या है आप आगे कुछ करने की जरूरत नहीं है, फिर क्या है उस पर फाइंडिंग देगा, उसको पेनल्टी लगा देंगे। अगर उसने नहीं भी माना, अपना रिप्रेजेंटेशन दे कि नहीं मैं चार्जेस को डिनाई करता हूँ और इसका ये रीज़न है, तो उसके बाद भी समरी प्रोसीजर के अंदर क्या होगा कि वो अपनी फाइंडिंग्स लिखेंगे डिस्प्यूटिंग अथॉरिटी, और उसके बाद वो क्या कहते हैं प्रूफ हुआ या नहीं प्रूफ हुआ, और पेनल्टी अगर लाना चाहे तो लगा सकते हैं। लेकिन जहां पे वो उनका व्यू ये है कि पूरी फुल फ्लैज इंक्वायरी करनी है, तो वो इंक्वायरी करने का तरीका तो फिर वही रहेगा जो ऊपर बताया गया है रूल 14 के अंदर, कि भाई एक इंक्वायरिंग अथॉरिटी होगी, एक प्रेजेंटिंग ऑफिसर होगा, जो चार्ज ऑफिसर उसका डिफेंस असिस्टेंट होगा, और जो जो तमाम जो प्रोसीजर ऊपर हमने डिस्कस किए हैं वो सारी चीज़ें फिर चलेंगी। एक इंक्वायरी रिपोर्ट बनेगी, इंक्वायरी रिपोर्ट के अंदर फर्दर इंक्वायरी का भी स्कोप हो सकता है, और सारी चीज़ें जो है ये फिर ऊपर की तरह ही यहाँ पे चलता रहेगा। तो यही बता रखा है, एक के अंदर या तो समरी प्रोसीजर से निपटा सकते हैं माइनर पेनल्टी के केस को, या फुल फ्लैज इंक्वायरी भी कर सकते हैं अगर ओपिनियन में लग रहा है डिस्प्यूटिंग अथॉरिटी को। कभी कभार क्या होता है कि डिस्प्यूटिंग अथॉरिटी को एक चार्ज ऑफिसर रिक्वेस्ट भी करता है कि भाई फुल फ्लैज इंक्वायरी की जाए, तो उस केस में डिस्प्यूटिंग अथॉरिटी अगर ये व्यू का है कि इंक्वायरी करनी चाहिए फुल फ्लैज, तो फुल फ्लैज इंक्वायरी कर सकते हैं। लेकिन अगर वो इससे डिसएग्री करते हैं तो उस केस में उन्हें अपना नोट भी लिखना पड़ेगा राइटिंग के अंदर कि किस रीजन की वजह से वो डिनाई करते हैं, और फिर वो समरी इंक्वायरी करके भी या समरी प्रोसीजर से भी उसके ऊपर पेनल्टी माइनर पेनल्टी लगा सकते हैं। ठीक है, तो जैसे सेंश्योर या इस तरह के छोटे छोटे माइनर पेनल्टी हो गए, तो उस केस में तो ये समरी प्रोसीजर को फॉलो करके ये काम किया जा सकता है। और जहाँ पे लग रहा है कि डॉक्यूमेंट्री प्रूफ ऑलरेडी अवेलेबल है, यहाँ पे कोई ऐसा विटनेस है जिसको क्रॉस एग्जामिन करना पड़ेगा, तो उन केसेस में इनको लगाया जा सकता है। ठीक है, तो एक बार क्या करता हूँ मैं यहाँ पे एक बार प्रोसीजर दिखा देता हूँ कि देखिए ये तो है जब समरी प्रोसीजर को फॉलो किया जा रहा है, तो ये तो बाकी फॉर्मेट में डिस्कस करने नहीं बैठा, उसका कंटेंट क्या होगा उसके बारे में बता देते हैं। तो यहाँ पे कंटेंट में सिर्फ उसको क्या दे रहे हैं, स्टेटमेंट ऑफ इम्पुटेशन मिसकंडक्ट दे रहे हैं। यहाँ पे अलग से कोई आर्टिकल ऑफ चार्ज और ये लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स और ये लिस्ट ऑफ विटनेस, ये सारा कुछ ना अवॉइड किया गया, और शॉर्ट में उसको सिर्फ स्टेटमेंट ऑफ इम्पुटेशन मिसकंडक्ट बता दिया कि ये आपके खिलाफ इश्यूज हैं या ये चार्जेस हैं, आपका क्या जवाब बता दो। तो सिंपली उसको एक मौका दे दिया गया यहाँ पे कि आपको अपॉर्चुनिटी दी जा रही है। यहाँ तो हमने इन्फॉर्म कर दिया कि आपके खिलाफ हम माइनर पेनल्टी लगाना चाहते हैं, रूल 16 लिखने का मतलब कि माइनर पेनल्टी लगाना चाहते हैं। फिर यहाँ पे बता दिया सेकंड पॉइंट के अंदर कि आपको अपॉर्चुनिटी दी जा रही है कि आप इसके खिलाफ अगर कुछ रिप्रेजेंटेशन देना चाहते हो दे दो, और अगर आपने नहीं दिया तो 10 दिन के बाद एक्स पार्टी यानी आपके बिना भी प्रोसीडिंग चला के हम इसको, प्रोसीडिंग नहीं मतलब अपनी फाइंडिंग से अकॉर्डिंग जो है यहाँ पे डिसीजन दे सकते हैं। तो ये इस तरीके से ये आपका है क्लॉज ए की बात। तो क्लॉज ए में जब करेंगे तो इस तरीके का हम यहाँ पे मेमोरेंडम उसको दे सकते हैं कि बताने के लिए। लेकिन जब हम फुल फ्लैज इंक्वायरी करेंगे तो उसका प्रोसीजर क्या रहेगा, जैसा कि हमने रूल 14 के लिए चार्जशीट में देखा था, तो मैं वहाँ पे भी थोड़ा बताया था, तो इसके अंदर प्रॉपर बताएंगे कि आपके खिलाफ जो है यहाँ पे हम इंक्वायरी कर रहे हैं रूल 16(1) का भी फुल फ्लैज इंक्वायरी, और उस केस में आर्टिकल ऑफ चार्ज, स्टेटमेंट ऑफ इम्प्यूटेशंस और लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट अनेक्चर, ये पूरे सारे जाएंगे फिर उस केस में, और फिर वो पूरी सारी यहाँ पे बातें लिखनी पड़ेंगी उसके लिए, और जो हमने मेन जो रूल 14 है उसके लिए देखा था। ठीक है, तो ये डिफरेंस है दोनों के अंदर। किसी फुल फ्लैज इंक्वायरी में आप सारी बातें फिर आपको लिखनी पड़ेंगी। तो जब ये डिसाइड हो गया कि भी दोनों में से कौन सा करना है, समरी प्रोसीजर करना है या फुल फ्लैज इंक्वायरी करनी है, तो उसके बाद फिर बात आ जाती है कि टेकिंग द रिप्रेजेंटेशन इफ एनी सबमिटेड बाय द गवर्नमेंट सर्वेंट अंडर क्लॉज ए एंड रिकॉर्ड ऑफ इंक्वायरी इफ एनी हेल्ड अंडर क्लॉज बी इनटू कंसिडरेशन। तो चाहे इसके अंदर डिसाइड किया है डिस्प्यूटिंग अथॉरिटी ने कि इसको समरी प्रोसीजर के थ्रू निपटाना है केस को, या फुल फ्लैज इंक्वायरी से निपटाना है, तो दोनों ही केस के अंदर जब रिप्रेजेंटेशन दिया चार्ज ऑफिसर ने, उसके बाद यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन की बात कर रहा है, या तो इसके तहत रिप्रेजेंटेशन दिया, या ये जो लेटर भेजा गया ये वाला मेन वाला कि हम आपके खिलाफ मेन इंक्वायरी कर रहे हैं, ये रूल 16(1) के अंदर, तो ये मेमोरेंडम गया या इससे पहले ये छोटा वाला मेमोरेंडम गया, दोनों ही केस के अंदर क्या करना है, जो रिप्रेजेंटेशन चार्ज ऑफिसर का आएगा उसको कंसीडर करना है,
और वो कंसीडर करने के बाद डिस्प्यूट अथॉरिटी क्या करेंगे, वो नेक्स्ट स्टेप में जाएंगे। नेक्स्ट स्टेप में क्या बोलेगा, कंसल्टिंग द कमीशन। तो जहाँ पे जरूरी है, जरूरी का मतलब वही है कि जहाँ पे प्रेसिडेंट ने जनरली ऑर्डर में पास किए हैं और जनरली जो अपॉइंटिंग अथॉरिटी वो प्रेसिडेंट है, और भी केसेस है तो आप वो रेफर कर लेंगे अगर जरूरत है आपको। वैसे इसके अंदर कंसल्टेशन की यहाँ पे अलग से कि क्या क्या केसेस हैं उसको देखने की जरूरत नहीं है। तो ये समझ लिया बस कि जहाँ पे जरूरत है वहाँ पे क्या है, कमीशन को रेफर किया जाएगा, और कमीशन को जब रेफर किया जाता है तो उसकी कॉपी जो है चार्ज ऑफिसर को भी दी जाती है, ताकि वो अपना 15 दिन के अंदर सबमिशन अपना दे दे। फिर उसके बाद लास्ट में वही कि हर एक इंपुटेशन के ऊपर, हर एक आर्टिकल ऑफ चार्ज के ऊपर क्या है, अपनी फाइंडिंग डिस्प्लिनरी अथॉरिटी को देना होगा। तो ये प्रोसीजर माइनर पेनल्टी का फॉलो किया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे यानी बेसिकली वही दो है, एक समरी प्रोसीजर और एक पूरा प्रोसीजर। अब बीच में क्या हुआ, कई कोर्ट केसेस है, उस कोर्ट के केसेस की वजह से यहाँ पे कुछ क्लैरिफिकेशन जो है इंसर्ट किए गए। ये 1A है। तो 1A कहता है कि नॉट स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन इन रूल 16(1)B, यानी ये जो फुल फ्लैज इंक्वायरी की बात करता है उसमें जो भी बातें बोली गई है उसके बावजूद भी, इफ इन एनी केस इट इज प्रपोज दैट आफ्टर considering the representation if any made by the government servant under clause A of that sub rule, अगर सब रूल A के तहत आफ्टर considering the representation made by the government servant under clause A of that sub rule, यानी आप समरी प्रोसीजर फॉलो कर रहे थे। समरी प्रोसीजर में सिर्फ आपने ये छोटा वाला ही मेमोरेंडम उसको दिया, छोटा मेमोरेंडम जो है सिंपल भाषा में बोला जा सकता है, ये छोटा वाला ही मेमोरेंडम दिया और सिर्फ उससे बातें पूछ ली कि भी आप क्या कहना चाहते हो और उसके बेसिस पे, लेकिन आप उसके ऊपर पेनल्टी तो मेजर पेनल्टी जैसा लगा रहे हो, तो उसकी बात कर रहा है। तो जैसे कि कौन कौन सी पेनल्टी लगा रहे हो कि आपने फॉलो किया समरी प्रोसीजर, लेकिन आप पेनल्टी क्या लगा रहे हो, टू withhold the increment of pay and such withholding of increment is likely to affect adversely the amount of pension payable to the government servant। तो पेनल्टी, माइनर पेनल्टी आप ऐसे लगा रहे हो जिससे उसके पेंशन के ऊपर इफेक्ट पड़ेगा एडवर्सली, या टू विदहोल्ड द इंक्रीमेंट ऑफ पे फॉर ए पीरियड एक्सीडिंग 3 years। हमने जो माइनर पेनल्टी देखी थी उसके अंदर 3 साल से कम की पेनल्टी लगाई जा रही थी और उसका क्यूमुलेटिव इफेक्ट नहीं था। लेकिन यहाँ पे अगर आप कोई ऐसी पेनल्टी लगा रहे हो माइनर पेनल्टी के नाम पे जिसका जो इंक्रीमेंट है वो 3 साल से ज्यादा विदहोल्ड हो रहा है, टू विदहोल्ड द इंक्रीमेंट विद क्यूमुलेटिव इफेक्ट, और या आप जो इंक्रीमेंट रोक रहे हो वो उसका क्यूमुलेटिव इफेक्ट है, तो उन सारे केसेस के अंदर आपको फुल फ्लैज इंक्वायरी करनी पड़ेगी। ये बी के अंदर जो बताया गया है, तो यही बताया गया है कि एन इंक्वायरी शैल बी मेड इन द मैनर लेट डाउन इन सब रूल 3 to 24 ऑफ रूल 14, यानी मेजर प्रोसीडिंग की जगह मेजर पेनल्टी की प्रोसीडिंग की तरह ही करना पड़ेगा। एक इंक्वायरिंग अथॉरिटी होगा, एक प्रेजेंटिंग ऑफिसर भी होगा, डिफेंस असिस्टेंट भी होगा, सारे विटनेस भी होंगे, वो सारी चीज़ें करनी पड़ेगी। क्योंकि जो सिंपल अगर माइनर पेनल्टी देखो, मैंने यहाँ पे लिख भी दिया ताकि आप कंपेयर कर पाओ कि माइनर पेनल्टी कौन कौन सी है, सेंश्योर है, विदहोल्डिंग ऑफ प्रमोशन है, लेकिन वहां पे मैंने डिस्कस किया था जब मैंने माइनर पेनल्टी डिस्कस की थी कि उसका सीनियरिटी पे कोई इफेक्ट नहीं होना चाहिए, उसका क्यूमुलेटिव भी कोई इफेक्ट नहीं होना चाहिए। तो दूसरा उसके नेग्लिजेंस की वजह से कुछ रिकवरी थी या रिडक्शन था लोअर स्टेज में जो कि 3 साल से ज्यादा का नहीं था और उसका क्यूमुलेटिव इफेक्ट भी नहीं था और एडवर्सली उसके पेंशन को भी इफेक्ट नहीं कर रहा था, और विदहोल्डिंग ऑफ इंक्रीमेंट ऑफ पे, और ये इंक्रीमेंट ऑफ पे जो है वो भी 3 साल से नीचे का था। तो यहाँ पे आप माइनर पेनल्टी प्रोसीडिंग कर रहे हो और उसमें भी समरी प्रोसीजर कर रहे हो, उसके बाद जो उस पर पेनल्टी लगा रहे हो वो इतनी बड़ी बड़ी पेनल्टी लगा रहे हो जिससे उसके पेंशन के ऊपर उसके ऊपर क्यूमुलेटिव इफेक्ट भी हो रहा है। तो उस केस में ये एज ए प्रिकॉशन उन्होंने क्लियरली रूल के अंदर ही लिख दिया कि नहीं, आप माइनर पेनल्टी के प्रोसीजर के आड़ में मेजर पेनल्टी नहीं लगा सकते, यानी ऐसी पेनल्टी नहीं लगा सकते जिसका इम्पैक्ट मेजर पेनल्टी जैसा हो, तो आपको इंक्वायरी फिर करनी ही पड़ेगी अगर ऐसा हो रहा है तो। ठीक है, तो यहाँ पे इसीलिए इसको इंसर्ट किया गया 1A बाद में, क्योंकि कोर्ट में ये सारे मामले बहुत बारी गए जहाँ पे माइनर पेनल्टी की जगह, मतलब प्रोसीडिंग तो माइनर पेनल्टी की चल रही है लेकिन समरी प्रोसीजर करके उसके ऊपर आप ऐसे पेनल्टीज लगा रहे हो जिसका मेजर इम्पैक्ट है। तो इस वजह से क्या किया गया, यहाँ पे कोर्ट के बहुत सारे जजमेंट के बाद इसको इंसर्ट किया गया। ठीक है, उसके बाद है द रिकॉर्ड ऑफ द प्रोसीडिंग इन सच केस शैल इंक्लूड। तो यहाँ पे रिकॉर्ड ऑफ प्रोसीडिंग्स जो भेजनी है
उसके बारे में बता रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे रिकॉर्ड ऑफ प्रोसीडिंग जो है वो भेजना पड़ता है ना यूपीएससी को। तो उसके अंदर बता रहे हैं कि रिकॉर्ड ऑफ प्रोसीडिंग के अंदर क्या क्या आएगा। तो रिकॉर्ड ऑफ प्रोसीडिंग का मतलब यहाँ पे है कॉपी ऑफ इंटीमेशन ऑफ गवर्नमेंट सर्वेंट ऑफ द प्रपोजल टू टेक एक्शन, जो प्रपोजल था कि उसके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा, वो भी प्रोसीडिंग का पार्ट है। स्टेटमेंट ऑफ इम्प्यूटेशन एंड मिसकंडक्ट, वो भी पार्ट है। उसका रिप्रेजेंटेशन गवर्नमेंट सर्वेंट का जो था वो भी इसका पार्ट है प्रोसीडिंग का। एविडेंस जो प्रोड्यूस किया गया इंक्वायरी के अंदर वो भी इंक्वायरी का पार्ट रहेगा। एडवाइस जो कमीशन से आई वो भी पार्ट रहेगा प्रोसीडिंग का। जो रिप्रेजेंटेशन गवर्नमेंट सर्वेंट ने दिया यूपीएससी के एडवाइस पे वो भी इस रिकॉर्ड ऑफ प्रोसीडिंग का पार्ट है। जो फाइंडिंग है हर एक इम्प्यूटेशन या मिसकंडक्ट के ऊपर डिस्प्यूटिंग अथॉरिटी की, वो भी इस रिकॉर्ड ऑफ प्रोसीडिंग का पार्ट है। और ऑर्डर जो लास्ट में फाइनली पास किया गया उसके अंदर रीजन दिया गया साथ में, तो वो भी क्या है, ये पूरा प्रोसीडिंग का पार्ट है। तो ये जनरली जहाँ पे बोला जाता है कि रिकॉर्ड ऑफ प्रोसीडिंग जो भेजना होता है या प्रोवाइड करना होता है चार्ज ऑफिसर को, उस वजह से बता रहे हैं कि भाई इसका मतलब ये कि ये सारी चीज़ें आपको भेजनी है, ऐसा नहीं कि आप इनसे कुछ छोड़ दो। तो ये ऑर्डर्स ऑफ द केस का मतलब सिर्फ वो फाइनल ऑर्डर नहीं है, यहाँ पे कोई आपने डेली ऑर्डर भी बनाया है, जैसे डेली डे टू डे बेसिस पे या जो भी आपकी प्रोसीडिंग चलती है, इंक्वायरी चलती है, उसके अंदर जो जो ऑर्डर पास किए हैं वो सारा भी यहाँ पे जो है रिकॉर्डिंग का प्रोसीडिंग का पार्ट है। ठीक है, तो ये आपका था 16। इसके अंदर मैं आपको एक ब्रीफली समरी इंक्वायरी वर्सेस रेगुलर इंक्वायरी के बारे में कोर्ट ने क्या बोला है उसके बारे में बता देता हूँ। तो ये स्टेट वीरेंद्र सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ एमपी का एमपी हाई कोर्ट का केस है जो 27 मई रिसेंट है बहुत ही ज़्यादा। इसमें क्या बोला गया है, तो इसमें बोला है कि इन ए समरी इंक्वायरी ए शो कॉज नोटिस इश्यूड इन्फॉर्मिंग द एम्प्लॉय अबाउट द प्रपोजल टू टेक डिसिप्लिनरी एक्शन अगेंस्ट हिम and of imputation of misconduct of misbehavior on which action is proposed to be taken. The employee is given an opportunity of making a representation against the proposal. The disciplinary authority consider the records and the representation and record of findings on each imputation of misconduct. तो यहाँ पे जो हमने अभी बात की थी, चर्चा की थी, कि वही बता रहे हैं कि कोर्ट भी यही कह रहा है कि भाई ये समरी प्रोसीजर है ए जो है, और इसके अंदर सिर्फ उसका प्रपोजल के बारे में बताया जाता है कि भी ऐसा प्रपोजल है, उसको इम्पुटेशन ऑफ मिसकंडक्ट का बस स्टेटमेंट बता दिया जाता है या ये सब इम्पुटेशन बता दिया जाता है, उसको एक अपॉर्चुनिटी दी जाती है और उस अपॉर्चुनिटी को डिसाइड करके और रिकॉर्ड को देखते हुए, रिकॉर्ड जो मतलब केस का जो रिकॉर्ड है अपनी फाइंडिंग्स देता है डिसिप्लिनरी अथॉरिटी। ये आपका समरी इंक्वायरी होगा। रेगुलर इंक्वायरी के बारे में आपको पता है, मैं इसको डिस्कस नहीं करूँगा डिटेल के अंदर। इसके अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है कोर्ट ने बोला कि ऐसे कौन कौन से केसेस हो सकते हैं जहां पे आप समरी इंक्वायरी कर सकते हो। तो इसके बारे में कोर्ट ने कुछ एग्जांपल दिए हैं, तो वो एग्जांपल देख लेते हैं ताकि आपको समरी प्रोसीजर कहां पे इंप्लीमेंट करना है वो समझ में आ जाए। तो इसके अंदर बताया कि डिस्पेंशन विद द रेगुलर इंक्वायरी वेयर माइनर पेनल्टीज इम्पोज शुड बी केसेस विच डू नॉट इन द वेरी नेचर ऑफ थिंग्स रिक्वायर एन इंक्वायरी। तो जैसे कि कौन कौन से ऐसे हैं जिसके अंदर इंक्वायरी जरूरत नहीं होगी, केसेस ऑफ अनऑथराइज्ड एब्सेंस। अब अनऑथराइज्ड एब्सेंस की बात है तो ये तो क्लियरली रिकॉर्ड होता है, बायोमेट्रिक होगा, अटेंडेंस शीट होगी, कुछ तो होगा जो कि एक डॉक्यूमेंट्री प्रूफ के बेसिस पे ही आप डिसाइड कर सकते हैं। इसके अंदर किसी विटनेस की जरूरत नहीं है, उसको क्रॉस एग्जामिनेशन की जरूरत नहीं होगी। तो इस वजह से यहाँ पे क्या है, इन केसेस में आप समरी इंक्वायरी करके उससे सिर्फ एक्सप्लेनेशन मांग के, उसका प्रेजेंटेशन मांग के आप अपनी फाइंडिंग दे सकते हो एज ए डिसिप्लिनरी अथॉरिटी। दूसरा केस कह रहे हैं कि नॉन कंप्लायंस विद द ब्रीच ऑफ लॉफुल ऑर्डर ऑफ ऑफिशियल सुपीरियर। अगर सुपीरियर ऑर्डर ऑफिसर ने कोई ऑर्डर दिया था और उस केस में उसने ब्रीच किया या उसको नहीं मानना है, तो ऐसे केस में भी आप समरी इंक्वायरी कर सकते हो, क्योंकि ये जो सारा जो फैक्ट है वो डॉक्यूमेंट्री प्रूफ पे एविडेंट दिख जाएगा। Where the nature of charge is so simple that it can be easily inferred from undisputed or admitted documents। या तो जो चार्जेस हैं वो इतने सिंपल हैं कि जो अनडिस्प्यूटेड और एडमिटेड डॉक्यूमेंट्स हैं। अनडिस्प्यूटेड या एडमिटेड डॉक्यूमेंट का मतलब क्या हुआ कि उस डॉक्यूमेंट को चार्ज ऑफिसर भी डिनाई नहीं कर रहा है कि वो ऑथेंटिक है। तो अगर चार्ज ऑफिसर ने उन डॉक्यूमेंट्स के बेसिस पे ही जो है वो केस को आगे बढ़ाया जा सकता है या उसको डिसाइड किया जा सकता है, तो उस केस में भी रेगुलर इंक्वायरी की जरूरत नहीं है। और या एक केस ये होता है कि जहाँ पे प्रैक्टिकल ना हो रेगुलर इंक्वायरी करना, तो जहाँ पे कोई सिक्योरिटी का कोई इशू हो या कोई और दूसरे तरह का कोई जो स्टेट की सिक्योरिटी का मतलब यहाँ पे
स्ट्रेटेजिक सिक्योरिटी, अपने कंट्री की सिक्योरिटी, उससे रिलेटेड कोई इशू हो या और कोई इस तरह का की बात हो जिसकी वजह से रेगुलर इंक्वायरी नहीं हो सकती है, तो उन केसेस में भी ये जो है समरी इंक्वायरी को फॉलो किया जा सकता है। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल जो थे ये इंपॉर्टेंट था, उससे ज़्यादा की आपको इससे ज़्यादा इसको डिस्कस करने की या समझने की जरूरत नहीं है। तो एक तरीके से मैंने आपको ये भी ब्रीफली बता दिया कि प्रोसीजरल क्या डिफरेंस होता है जब रेगुलर इंक्वायरी माइनर पेनल्टी के लिए की जा रही है, तो उसमें चार्जशीट भी जो है लेंदी होती है और लगभग जो हम मेजर पेनल्टी के लिए चार्जशीट दे रहे थे उसकी तरह ही होता है। जबकि जब हम समरी इंक्वायरी कर रहे हैं तो एक तरह से ये मेमोरेंडम या शो कोज नोटिस ही है, जहाँ पे सिर्फ एक्सप्लेनेशन मांगा गया है, उसको एक अपॉर्चुनिटी दी गई है। तो ये डिफरेंस आपको समझ में आ जाएगा। एक स्टूडेंट ने मेरे से पूछा था कि समरी इंक्वायरी और जो रेगुलर इंक्वायरी दोनों में क्या डिफरेंस है, तो मैंने कोशिश की कि आपको ये प्रॉपर 2-3 एग्जाम्पल से या 2-3 तरीकों से समझा दूं आपको। ठीक है, आगे रूल में चलते हैं। तो 16 हमने पढ़ लिया, अब बात आती है रूल 17 की। तो 17 के अंदर हम रूल 30 को ही पढ़ लेंगे, इसका छोटा सा रूल है। रूल 30 के सब रूल के लिए इंपॉर्टेंट है, सब रूल यानी 14, 15, 16, 17 सबके लिए इंपॉर्टेंट है। वो क्या कहता है इसके बारे में देख लो, क्योंकि इसका रिलेवेंस यहाँ पे ज्यादा, इसलिए मैंने यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ। तो रूल 30 है सर्विस ऑफ ऑर्डर, नोटिस एक्सेट्रा। सर्विस का मतलब यानी चार्ज ऑफिसर तक पहुंचाना या उसको प्रोवाइड करना। तो एवरी ऑर्डर, नोटिस एंड अदर प्रोसेस, अदर प्रोसेस का मतलब वही प्रोसेस का मतलब होता है कि कोई चीज को पहुंचाना, मेड और इशूड अंडर दीज रूल्स शैल बी सर्व्ड इन पर्सन। तो भाई जो भी चीजें बोल रहा है कि इन पर्सन देना है, उसके हाथ में देना है, उसको खुद को देना है, ऑन द गवर्नमेंट सर्वेंट कंसर्ट और कम्युनिकेटेड टू हिम बाय रजिस्टर्ड पोस्ट। तो या तो रजिस्टर्ड पोस्ट से दे सकते हो या आप उसको खुद इन पर्सन दे सकते हो। तो तरीके बता रखे हैं कि ये तरीके, और जब जो आपकी डिस्प्यूट प्रोसीडिंग होती है या इस तरह की क्वासी जुडिशियल चीजें होती है, उनमें जो लिखा जाता है वही फॉलो करना होता है। तो ये इंपॉर्टेंट है, या तो इन पर्सन मिले उसको या रजिस्टर्ड पोस्ट से मिले, क्योंकि नहीं सर्व होगा तो आगे प्रॉब्लम होगी कि वो पेनल्टी उस टाइम से इफेक्ट में आएगी फिर जब उसको पता चलेगा। तो ये इसके लिए ध्यान में रखना जरूरी है कि भाई जो भी ऑर्डर उसके अगेंस्ट पास हो रहे हैं, चाहे वो डेली ऑर्डर शीट भी थी तो उसके पास पहुंचती रहे। अगर अभी रिसेंटली मैंने 2-3 दिन पहले ही केस पढ़ा था जिसके अंदर एक वुमन को वो फॉरेन चली गई थी और उसके बाद उसको ना तो चार्जशीट मिली, उसने डिनाई कर दिया कि मुझे चार्जशीट भी सर्व नहीं हुई, ना ही मुझे बाकी डेली ऑर्डर शीट या कोई भी चीज़ जो डिस्प्यूट अथॉरिटी ने या इंक्वायरी अथॉरिटी ने बोला कि हम भेजते रहे टाइम टू टाइम मिली है। तो उसको जब उसने डिनाई कर दिया तो बोला कि नहीं, इंक्वायरी के अंदर सबसे पहले चार्जशीट तो सर्व होना जरूरी है, जब चार्जशीट ही सर्व नहीं तो आगे प्रोसीडिंग कैसे चला रहे हैं। तो इस वजह से ये सब चीज़ें जो है ध्यान में रखना जरूरी होता है, और इसलिए जो सर्विस है ऑर्डर का या किसी नोटिस का, ये आपको ध्यान से करना होगा। और इन पर्सन हो जाए तो बहुत बढ़िया बात है, और नहीं तो रजिस्टर्ड पोस्ट से भेजना है। ये 2 तरीके यहाँ पे बताए हुए हैं। चलिए अब रूल 17 पे आप वापस आते हैं। तो 17 है कम्युनिकेशन ऑफ ऑर्डर्स। तो ये कम्युनिकेशन ऑफ ऑर्डर्स और ये सर्विस ऑफ ऑर्डर क्योंकि सिमिलर था, इस वजह से इन दोनों को साथ में पढ़ने की जरूरत है। तो ऑर्डर मेड बाय द डिस्प्यूटरी अथॉरिटी, तो डिस्प्यूटरी अथॉरिटी ने जब ऑर्डर अपने जो भी पास किए हैं, शैल बी कम्युनिकेटेड टू द गवर्नमेंट सर्वेंट, तो वो गवर्नमेंट सर्वेंट को पहुंचाने या उसको कम्युनिकेट करने जरूरी है। हु शैल ऑल्सो बी सप्लाइड विथ, तो उसके और क्या क्या चीजें देनी होगी ये भी यहाँ पे बता रखा है। कॉपी ऑफ इट्स फाइंडिंग ऑन ईच आर्टिकल ऑफ चार्ज, तो डिस्प्यूट अथॉरिटी ने हर एक चार्ज के ऊपर अपनी क्या फाइंडिंग दी है वो भी उसको देना है। वेयर द डिस्प्यूट अथॉरिटी इज नॉट द इंक्वायरिंग अथॉरिटी, और जहां पे इंक्वायरिंग अथॉरिटी डिस्प्यूट अथॉरिटी नहीं था, यानी इंक्वायरिंग अथॉरिटी अलग से बनाया गया था, तो वहां पे इंक्वायरिंग अथॉरिटी ने क्या पाया था वो सारा बताना पड़ेगा। डिसएग्रीमेंट वाली बात भी बतानी पड़ेगी। द स्टेटमेंट ऑफ फाइंडिंग्स ऑफ द डिस्प्यूटिंग अथॉरिटी टुगेदर विद ब्रीफ रीजन फॉर डिसएग्रीमेंट इफ एनी विद द फाइंडिंग्स ऑफ द इंक्वायरिंग अथॉरिटी एंड ऑल्सो ए कॉपी ऑफ एडवाइस, तो कमीशन ने एडवाइस दी थी, अगर मांगी थी आपने और वो एडवाइस दी तो वो भी प्रोवाइड करना पड़ेगा। एंड वेयर द डिस्प्यूटिंग अथॉरिटी हैज नॉट एक्सेप्टेड द एडवाइस ऑफ कमीशन, जहां पे डिस्प्यूटिंग अथॉरिटी ने कमीशन की एडवाइस नहीं मानी, वहां पे वो ब्रीफ स्टेटमेंट भी देना पड़ेगा, उसका क्या डिसएग्रीमेंट का रीजन क्या था। ए ब्रीफ स्टेटमेंट ऑफ द रीजन फॉर सच नॉन एक्सेप्टेंस, तो क्यों एक्सेप्ट नहीं किया था डिस्प्यूटिंग अथॉरिटी ने यूपीएससी का एडवाइस, उसके बारे में भी वहां पे उसे बताना पड़ेगा। तो ये जो है फाइनली आपका आज रूल 17 तक हमने किया। ठीक है, नेक्स्ट सेशन में बाकी सब करेंगे। तो आप सबका
इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और मैं आशा करता हूँ कि आपको इन वीडियोस को देखकर CCA रूल के बारे में जो है अच्छी नॉलेज हो रही होगी, और इसको प्रैक्टिकल में कैसे करते हैं उसके बारे में भी आपको यहाँ पे पता चल रहा होगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको अच्छा लगा तो उसको लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। और मेरा अगर चैनल आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो वो है SKS लर्निंग यानी SLP टेलीग्राम ग्रुप, इसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, और यहाँ पे अपडेट्स मैं डालता रहता हूँ। थैंक यू वेरी मच, जय हिंद। और आज क्योंकि स्वतंत्रता दिवस है आपका, और इसलिए एक बार फिर से आपको हमारे 78वें स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद।